हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है संडे। संडे को थोड़ा सा फंडे बनाते हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और 29 सितंबर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पाकिस्तान पीएम क्रिटिसिज्म ए ट्रेवेस्टी से इंडिया इन यूएन। अब जैसे पाकिस्तान के जो पीएम हैं रिस्पेक्टेड श्री शाहबाज शरीफ जी, उन्होंने बोला कि जो इंडिया है, जैसे पैलिस्तीन में इजराइल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, ऐसे ही इंडिया इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम के साथ एट्रोसिटीज कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो इसका जवाब इंडिया ने दिया है कि पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। पाकिस्तान खुद एक टेरर को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया की जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी इन परमानेंट मिशन भाविका, उन्होंने इंडिया की तरफ से इसका ये जवाब दिया है। तो इस जवाब से हमें क्या फर्क पड़ेगा? सर, हमें इस जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब इससे इंडिया में क्या, मतलब इससे इंडिया में कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये चलती रहती है यूएन में डिबेट। मेन चीज है यहाँ पे यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो हम इस जवाब के बहाने यूनाइटेड नेशन को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन 1945 में बनी थी। इसमें 193 मेंबर है। इसने रिप्लेस किसको किया है वो भी बताएंगे। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस हार्मोनी मेंटेन करना। यूएन फाउंडेशन की जो हिस्ट्री है वो क्या है? 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? हेग में। कि हम जो आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको कैसे हम सेटल कर सकते हैं पीसफुल। तो कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड एस्टेब्लिश्ड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो वहीं से पीसीए बना था 1899 में, जिसने काम करना स्टार्ट किया था 1902 में। ठीक है, तो जो यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका फोररनर भी यही है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब ये भी बताएंगे कैसे बनी यूनाइटेड नेशन। तो अब यहीं से, पीसीए से ही इस जो लीग ऑफ नेशन बनी थी 1919 में, इसके फोररनर भी कौन है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक। तो 1919 में लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश की गई। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिज, सो दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड जो पीस है वो प्रमोट की जा सके। ठीक है, तो सर उसी के साथ साथ 1919 में ही ट्रीटी ऑफ वर्सैलिज के अकॉर्डिंग एक लेबर के लिए भी एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक ट्राईपेर्टाइट एजेंसी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर इटली, रोम में है। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना एक बार। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन है वो कॉइंड की गई थी यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट लेके आए थे वो, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन की जो डिक्लेरेशन थी 1942 में। 26 नेशन ने उस डिक्लेरेशन को साइन किया था। ठीक है, तो अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। 50 कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था और साइन किया था यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर 1945 ही बेसिस है यूनाइटेड नेशन को बनाने का।
जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना। तो आई होप कि पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी कब कैसे बने। अब जो मेन ऑर्गन है यूएन के, वो 6 ऑर्गन है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 के 6 ऑर्गन 1945 में एस्टेब्लिश हुए थे, जब यूएन बनी उसके साथ। सबसे पहले यूएन की जनरल असेंबली मेन डेलिबरेटिव और पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, 193 इसमें मेंबर है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। ईच ईयर, हर साल सितंबर में फुल यूएन मेंबरशिप मीट इन जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर एनुअल जनरल असेंबली सेशन। एनुअल जनरल असेंबली सेशन कब होता है? सितंबर में, न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिसीजन लिए जाते हैं, सच एज पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, बजटरी मैटर, और डिसीजन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो डिसीजन होते हैं। और जो अदर क्वेश्चन पे डिसीजन होते हैं उनके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। जो प्रेसिडेंट हैं जनरल असेंबली के, उनको हर साल इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, 1 साल का उनका टर्म होता है। अभी के लिए, अभी तो नहीं, 2021-22 में मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला सईद इसके प्रेसिडेंट। इसकी 6 मेन कमेटीज हैं, इनको ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है। तो उसके बाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका प्राइमरी मोटिव है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 15 स्टेट हैं इसमें, 5 लोगों को वीटो पावर है, 5 कंट्री को। 10 जो कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। तो ये है टोटल 15। वीटो पावर का मतलब अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो क्वैश हो जाएगा डिसीजन। Critics also claim that veto power is the main cause for international inaction on war crime and crime against humanity. However, the United States refused to join United Nations unless it was given a veto. यूएस को जब तक वीटो नहीं मिलेगी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, यूएस ने ये बोल दिया। तो थर्ड है इसमें, जो थर्ड ऑर्गन है यूएन का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल बॉडी है, कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, इकोनॉमिक सोशल पे काम करती है। 54 मेंबर है, ठीक है। 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ काम करती है ये। यूएन बॉडी विद इन द प्रीव्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में ये सारी यूएन बॉडी है। आईएलओ है 1919 में बना था, एफएओ है 1945 में बना था, यूनेस्को है 1946 में बना था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, डब्ल्यूएचओ 1948 में बना था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, आईएमएफ है 1945 में बना था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमओ है, आईटीयू है, यूपीयू है, डब्ल्यूएमओ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के अंडर में काम करती हैं, ठीक। ट्रस्ट चीफ काउंसिल है जो 1945 में यूएन चार्टर के चैप्टर 13 में है, ठीक है। तो ट्रस्ट टेरिटरी इज ए नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब एक ट्रस्ट टेरिटरी होती है, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही आती है। A League of Nations mandate was a legal status for certain territory transferred from control of one country to another following World War I, and a legal instrument that contained the international agreed upon terms for administration on behalf of League of Nations। तो टोटल बात बस यही है। नाइनटीन 1994 तक ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैं वो क्या थी, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट हो गई थी, वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, जिसके ऊपर यूएन थी, वहां अपनी सरकार बना दी थी। तो ट्रस्टिव काउंसिल ने ऑपरेशन बंद कर दिया था 1 नवंबर 1994 से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 1945 में बना था यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। सक्सेसर किसके हैं ये? पीसी के, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है सेक्रेटरीट।
सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं। 10,000 इंटरनेशनल का यूएन स्टाफ होता है जो डे टू डे वर्क करता है यूएन। सेक्रेटरी जो जनरल हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन। रिकमेंड सिक्योरिटी काउंसिल करती है, 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होते हैं, लेकिन यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 1 साल के लिए, याद रखना। एंटिनो गुटेरस, एंटिनो गुटेरस ये क्या थे, यूएनजीए ने इनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है 22 से 26 तक। What about UN fund program, specialized agency and other? The UN system also unofficially, UN family is made up of UN itself. जैसे यूनिसेफ है फंड के लिए, यूनाइटेड नेशन, मतलब ये सारी यूएन की बॉडी है, यूएनएफपीए, तो ये सब आप देख लेना, यूएनडीपी, यूएनईपी, तो हम पूरा तो नहीं, जैसे जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूएनईपी की है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी रिपोर्ट होती है मिशन गैप, एडेप्शन गैप, ग्लोबल इन्वायरमेंट लुक, फ्रंटियर, ये प्रीलिम्स में आते हैं सब। यूएनईए इन्वायरमेंट की असेंबली भी बनी थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। एफएओ, तो ये सारा आप देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। हिजबुल्ला चीफ को किल कर दिया गया है इजराइल आर्मी की स्ट्राइक में लेबनान में। अब लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव है, हिजबुल्ला। लेबनान कहाँ है, इजराइल के सिर पे है, नॉर्थ में है। और गाजा कहाँ है, गाजा स्ट्रिप इजराइल के पैर में है, इजिप्ट के पास है। गाजा में कौन है, हमास है। आगे चलते हैं। विद न्यू स्कीम सनशाइन ऑन रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, एक नई स्कीम है सनशाइन, उसमें क्या है 300 मेगावाट तक बिजली फ्री है। हम रूफ पे हम सोलर पैनल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 0 हो जाएगा। तो बस ये स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं। निर्मला सीतारमन मैम के अगेंस्ट एफआईआर वो है, वो हो गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बॉन्ड स्कीम थी जो, उस उसका मिस यूज करके कंपनी से फंड लिया। जयशंकर हिट बैक एट पाकिस्तान इन यूएनजीए एड्रेस। जयशंकर जो हमारे रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है, मैनी कंट्री गेट लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू सर्कमस्टांसिस। कुछ कंट्री तो सर्कमस्टांसिस की वजह से पीछे रह गई क्योंकि सर्कमस्टांसिस उनके कंट्रोल में नहीं है। बट सम मेक कॉन्शियस चॉइस विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ चॉइस ही ऐसी बनती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, काफी डिजास्टर्स। ये स्टेटमेंट बोली है। यूएन एक्सपर्ट क्रिटिसाइज प्यूनिटिव डिमोलिशन बाय स्टेट्स। जैसे बुलडोजर जस्टिस पे कितनी बार आर्टिकल भी आए हैं, ठीक है। तो बुलडोजर जस्टिस को यूएन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। प्यूनिटिव डिमोलिशन। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू किया है महाराष्ट्र के में भी इलेक्शन होने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 में है। इलेक्शन कमीशन ना 1950 से लेके 1989 तक 1 मेंबर बॉडी थी, अब क्या है 3 मेंबर बॉडी है। 1991 में 3 बनी, फिर 1 बनी, फिर 3 बनी, तो यानी अभी 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और उसके साथ अदर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हटाए कैसे जाते हैं, सेम एज जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वोमेन विद डिसेबिलिटी सीन एंड इजी टारगेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने बोला है कि जो वुमेन डिसेबिलिटीज को फेस करती है ना, उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ ज्यादा होता है। तो पोस्को जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल चाइल्ड ऑफेंस एक्ट,
और जो चाइल्ड होती हैं उसमें और ज्यादा प्रोविजन ऐड किए जाने चाहिए, स्पेशली फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट है सीज फायर टिल वी आर फ्री फ्रॉम थ्रेट ऑफ टेरर। इजराइल ने बोल दिया है कि जब तक हम टेरर से फ्री नहीं होंगे, जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला कहाँ है, लेबनान में, वो भी अटैक कर दिया। अब इजराइल यहाँ है, हिजबुल्ला यहाँ है, यहाँ गाजा है, यहाँ से तो हमास ने अटैक कर दिया, यहाँ से हिजबुल्ला ने कर दिया साथ में ही। तो इजराइल ने स्टार्टिंग में इनको कंट्रोल किया, बोले इनको तो बाद में देखेंगे, पहले इनको ही देखते हैं। इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करती बहुत तगड़े वाली। इनका जो चीफ था वो भी मारा गया। और इनको, इजराइल को बोला रसिया, सॉरी यूएसए ने और यूके ने कि थोड़ा सा शांति कर लो यार, इतना ज्यादा मत लड़ो। लेकिन इजराइल सेड कि जब तक हम पूरी तरह से इनको क्रश आउट नहीं कर देते और इनकी थोड़ी सी टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इजराइल बिल्कुल नहीं रुक रहा है किसी के रोके में। और इंडिया को भी बोल रहा है कि इंडिया को जो यूनाइटेड नेशन से जो, मतलब कि UNRWA से जो इंडिया सपोर्ट करता है, पैसे वैसे भेजता है रिफ्यूजी पैलेस्टीनियों के लिए, तो वो बंद कर देना चाहिए इंडिया को। केरला ने एक पॉलिसी बनाई है। क्या पॉलिसी है केरला की? कैन केरला पॉलिसी टू लिमिट एंटीबायोटिक्स मिसयूज रिड्यूस AMR। AMR क्या होता है? देखो, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे हमें बुखार हुआ, हमने एक पैरासीटामोल ली, थोड़ा सा बुखार हुआ, ली हमने, ऐसे ही करते हमने 4-5 बार ऐसा कर लिया। अगली बार ना पैरासीटामोल का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, फिर हमें और ज्यादा हाई डोज की पैरासीटामोल लेनी पड़ेगी, उससे अगली बार और ज्यादा की। यानी कि हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जो बाहर से ड्रग्स हम लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो उस वजह से फिर बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती है और उनका साइड इफेक्ट होने लगता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब बिल्कुल ही वो आ जाए एकदम से, तभी टैबलेट वगैरह लेनी चाहिए, तो नहीं तो AMR डेवलप हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो केरला ने क्या बोला है? केरला हैज एनफोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट H1 रूल ऑफ 2011। इंडियन गवर्नमेंट का रूल है 2011 टू प्रोहिबिट OTC सेल ऑफ ऑल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप एंटीबायोटिक्स नहीं बेच सकते। India tweaked the rule to allow first time antibiotics to be sold over the counter without a prescription, विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। हाँ, तो इंडिया ने ये रूल है जो, वो ट्विक कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, बिना प्रिस्क्रिप्शन भी बेच सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। The 2011 rule was modified as it would have restricted the access to even the first line of medicine in remote place too, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन को, सो दैट रिमोट प्लेस पे भी पहुंचाया जा सके। जो चिकन वगैरह, बॉयल्स चिकन है, जो एग है, वेजिटेबल है, केरला के पास आते हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ होते हैं, तो उनके ऊपर ना, विच डू नॉट हैव AMR पॉलिसी फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड एग्रीकल्चर, उनके ऊपर कोई भी ह्यूमन मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, वो डायरेक्ट आते हैं। तो इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेसिड्यू एंड ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लीडिंग टू कंटिन्यूस साइकिल ऑफ AMR स्प्रेड। तो इंपोर्टेड फूड पे ये सारी चीजें होती है जिसे AMR बार बार फैलता रहता है। By enforcing the modified H1 rule of 2011, Kerala can get the neighboring state to on board. A stepwise adaptable model will ensure Kerala effort to combat AMR does not go in vain. तो इन सब के ऊपर केरला ने रेगुलेशन लगाई है। डेड कोरल स्केल्सन हिंडर रीफ जनरेशन।
कोरल रीफ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोरल रीफ, ओ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन, कोरल रीफ इन इंडिया, ठीक है, कोरल्स के बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक, अच्छा ये तो न्यूज थी। कोरल क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। ओशन फ्लोर पे मिलते हैं मोस्टली। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनका जू एक्सथैनले के साथ। जू एक्सथैनले क्या है? जू एक्सथैनले उसके अंदर रहता है, कोरल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और वो कोरल के लिए फूड प्रोवाइड कराता है। तो उन दोनों की रिलेशनशिप क्या है? सिम्बायोटिक, ठीक है। ईच इंडिविजुअल कोरल एनिमल इज नोन एज पोलियप। ईच इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? पोलियप। और वो एक कॉलोनी में रहते हैं एक साथ। हार्ड भी हो सकते हैं कोरल, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। कोरल को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है और वो 450 मिलियन से भी ज्यादा ईयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो कोरल रीफ है उसकी जो डाइवर्सिटी होती है वो कहाँ से ज्यादा होती है? इक्वेटर से भी ज्यादा डाइवर्सिटी वहां होती है। कोरल ब्लीचिंग क्या हो जाता है? जब टेम्परेचर, पोल्यूशन, ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट या एक्सट्रीमली लो टाइड की वजह से कोरल के अंदर जो जूएं एक्सथैनली है उसकी डेथ हो जाती है, वो फूड प्रोवाइड नहीं करवा पाता, तो कोरल वाइट होने लगते हैं और उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को? कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग के रीजन हो सकते हैं चेंज इन ओशन टेम्परेचर, रन ऑफ, पोल्यूशन, ओवर एक्सपोजर, एक्सट्रीमली लो टाइड। तो ये कोरल्स हैं, ध्यान से देख लो। तो आइए अब फिर से न्यूज पे आते हैं। तो ये थी इंडिया साल्ट डेजर्ट। एक इंडिया का डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ, जिसको बोलते हैं, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो वहां से बहुत सारा जो साल्ट है वो वहीं से मिलता है, वहीं से प्रिपेयर होता है। तो इसमें मेन एनिमल इंडियन वाइल्ड एस मिलता है। क्या? इंडियन वाइल्ड एस। इसका होम है ये इंडियन वाइल्ड एस का। तो इसमें वाइल्ड एस सेंचुरी भी है। तो विच इज द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द इंडियन वाइल्ड एस। द लिटिल रन ऑफ कच्छ है जो इज होम टू द वाइल्ड एस सेंचुरी, जो कि क्या है? ओनली रिमेनिंग हैबिटेट है इंडियन वाइल्ड एस। लोकली कॉल्ड खुर, उसको क्या बोलते हैं उस हैबिटेट को? खुर, ठीक है। तो मेन चीज क्या है? वाइल्ड एस के बारे में एक बार देख लेते हैं। नियर थ्रेटन्ड इसको स्टेटस है आईयूसीएन की लिस्ट में, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। फोटो दिखा देते हैं आपको, ये है बेचारा एस। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब इससे वेस्ट एशिया पे क्या इंपैक्ट होगा।
असैसिनेशन जो हुआ है सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह का, इजराइल है वो क्यों ऐसा कर रहा है, रीजन क्या क्या है, वो मैंने सारा उसमें आपको बता दिया कि इजराइल क्या चाहता है। ठीक है। तो बाद में मतलब वही है, सीज फायर तो अभी वहां हो चुका है। तिरुपति लड्डू की जांच हो चुकी है लेबोरेटरी में। सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, उन्होंने क्या बोला है, ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कि तिरुपति लड्डू में क्या थी, मिलावट थी उस घी में जिस घी से वो बने थे। क्या क्या था उसमें, फिश ऑयल था, चर्बी थी। अब इसमें मिलावट होती कैसे है वो मेथड बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो पोस्को एक्ट है उसमें अगर कोई भी चाइल्ड से रिलेटेड पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल असोल्ट रिलेटेड वीडियोज देखता है या पाया गया, तो उसको पोस्को के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, कन्विक्टेड। क्यों, मीन्स उसकी इंटेंशन है वो आगे फिर वही कर सकता है। ठीक है। द पोजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इज ए क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रिपरेशन फॉर ए फर्दर ऑफेंस, एक और ऑफेंस करेगा वो फर्दर। ठीक है। एक है पोजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली। हाई कोर्ट ने स्टार्टिंग में डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूलिंग आउट कर दी, इस जजमेंट को, और अपना रूलिंग दी। तो आज का एडिटोरियल था ये। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू गाइस।